मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो दिसंबर 2018 में मेरे सामने आया था, जब मैं महाराष्ट्र के विरार पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। चलना जल्दी, क्या कर रही है? हर रोज लेट हो जाता है, फिर वो मुकादम उधर बूम मारता है, पैसा काटता है वो। हो पुढे मी आली। चल लवकर कर। अरे माझ्या सोनला, आई बाबा के जाने के बाद घर का ध्यान रखेगा ना? हाँ, अच्छा काम कर, कुल्फी खा लेना। हाँ चल, मैं आती है शाम को। अरे अवधू, ये देख क्या है? देख तो जरा। ये क्या है? लगता है तेरे घर पे किसी की नजर है। पांडू, बच के रहना रे। लगता है कुछ तो भी जरूर होने वाला है। मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको? कैसे क्यों बोली? अरे रोना धोना बंद कर, डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको। डॉक्टर साहब, क्या हो गया लता को? सब ठीक है ना? लता प्रेग्नेंट है, 4 महीने हो चुके हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या रे, तू अकेला मजदूरी करके घर तो संभाल लेगा, लेकिन इसके काम का जो पैसा तूने एडवांस में लिया है मेरे से, वो पैसा कौन वापस करेगा? तेरा बाप? डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इसका तो ऑपरेशन हो चुका है। हाँ हाँ जानता हूँ, इसका यूट्रस, मेरा मतलब है इसकी बच्चे वाली मैंने निकाली थी।
कुछ केसेस में बच्चा गर्भ के बाहर ही ठहर जाता है और 100 में से किसी एक ही औरत के साथ ऐसा होता है। देखा, मैंने बोला था ना देवी आने वाली है। देवी ने लता के गर्भ को अपना घर चुना है। ये सब कृपा और चमत्कार है, चमत्कार है ये चमत्कार नहीं है, पाप है पाप। अरे देख क्या रहा है, गिरा इस पाप को। और तू नहीं गिरा सकता है ना तो मेरे को बोल, मैं गिराता हूँ। देवी के खिलाफ जो भी जाएगा ना उसकी मौत पक्की है। हाँ, और पाप उस पर भी चढ़ेगा जिसके सामने देवी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे देवी की सेवा करो देवी की। क्या हुआ? देखो ना डॉक्टर साहब, दर्द चलो। नर्स, तुम्हें जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेके जाओ। मुबारक हो, बेटी हुई है, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। अरे पांडु, तेरे तो दिन फिर गए, तेरे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अब देखना ताई, पांडु कैसा तरक्की करता है। उसके घर तो देवी आई है, देवी। सच में? ये ले, दूध पी ले। आई देखो, एक चुप नहीं होती। 2 मिनट घूमने जाएंगे। मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है मेरी बेटी नहीं है। तू सच सच बता मेरे को, तू किधर मुंह मारी थी? अरे किसकी बेटी? तू मेरा मना दे तो तेरी बेटी होगी ना। छोड़ के मैं बच्चे के सामने क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। तू शेंडी किसी और को लगा। मेरी बेटी देख, शक्ल देख उसकी। कोई बोलेगा मेरी बेटी है? किसका पाप है ये? तू तमाशा कर सबके सामने अपनी बेटी को कोई पाप बोलता है, अपमान करता है लक्ष्मी का। रोक, किधर जा रही है? मेरे को आज सब बराबर करने का। क्या बराबर करना है तुझे? चुप करके यहाँ बैठ, मैं मंदिर जा रही हूँ उसकी नजर उतरवाने। तेरे को जिधर जाना है उधर जा, लेकिन इसको कचरा कुंडी में डाल के आने का। इसको अगर साथ में लेके आ गई ना, तेरे को उसको दोनों को मार डालूंगा। चल बैठ चुपचाप यहाँ। हाँ, मैं बैठ रहा हूँ, उसको वापस लाना नहीं, समझी? साहब, मेरी बीवी को ढूंढ निकालिए साहब, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई साहब, घर में नहीं आई। एक मिनट, जरा शांत हो जाओ और शांति से बताओ हुआ क्या है। साहब, मेरी बीवी लता सुरवे कल अरनाला के देवी की मंदिर में गई थी साहब सुबह, और घर में वापस लौटी नहीं साहब, पता नहीं कहाँ चली गई। तो मंदिर के आसपास जहाँ ढूंढना था सब जगह ढूंढा साहब, लेकिन नहीं मिली। तुम्हारी बीवी मंदिर में अकेली गई थी, कोई था नहीं उसके साथ? वो हमारी बच्ची थी उसके साथ। बच्ची की उम्र क्या है? 10 दिन की है साहब बच्ची, उसी की नजर उतरवाने के लिए गई थी, लेकिन आई नहीं वापस। 10 दिन की बच्ची को लेकर तुम्हारी बीवी मंदिर गई थी? तो वो अकेली क्यों गई, तुम क्यों नहीं गए उसके साथ में? अब मेरे को काम पे जाना पड़ता ना साहब, अभी वो बच्चा घर में है, तब से लता भी काम पे जाती नहीं, तो मुझे जाना ही पड़ता है। अगर मैं भी छुट्टी लेने लगा तो काम के वादे हो जाएंगे साहब। एकदम गरीब है साहब, रोज कमाओ रोज खाओ, ऐसा चलता है। तुम्हारे घर में तुम दोनों के अलावा कोई और है? 6 साल का बेटा है, प्रकाश नाम है उसका। बीवी की फोटो है? कामनी मैडम, इसकी रिपोर्ट लिखवा लीजिए, सब डिटेल्स कामनी मैडम को बता दें। जरा पता करना। हाँ, ये कल अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आई थी, उसकी नजर उतारी, दर्शन किया और फिर चली गई। कुछ अंदाजा है कि यहाँ से वो गई कहाँ थी? नहीं सर, ये तो हमें नहीं मालूम। 3 महीने पहले देवी माँ ने कृपा की थी उसके ऊपर। बच्चा दानी निकालने के बाद भी पेट से थी वो। शिवांगी ताई कहती थी देवी माँ जरूर आएगी, और देवी माँ आ गई, वो भी लता की बेटी के रूप में। देवी की नजर थी लता के घर पर, इसलिए उसने लता के कोख में जन्म लिया और हमारी इस बस्ती में प्रकट हुई। लता बहुत अच्छी है मैडम, सबसे प्यार से रहती है। उसका बेटा प्रकाश, वो तो उसकी जान है, लेकिन पांडु लता की सारी कमाई छीन लेता है, फिर भी वो उसको पैसा देती है और उसके पसंद की कुल्फी खिलाती है। सारे पैसे तू ले लेता, फिर वो प्रकाश को कुर्सी के पैसे कहाँ से देती थी? पता नहीं साहब, लेकिन मैं तो कभी प्रकाश को पैसा दिया नहीं।
सो बस्ती में एक बड़ा मेडिकल रैकेट चल रहा है जिसमें बस्ती की ऑलमोस्ट सारी औरतों ने अपना यूट्रस निकलवा दिया ताकि मजदूरी करते समय प्रेगनेंसी या पीरियड की वजह से छुट्टी लेनी ना पड़े। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके दिमाग में एक बात बिठा दी गई है कि मंथली पीरियड यानी भयानक बीमारी है जो ऑपरेशन से ही ठीक हो सकती है। बीमारी तो है ही मैडम, और अगर इस बीमारी की वजह से कोई औरत काम पे नहीं आती है ना, तो कदम साहब उसके आदमी का भी पैसा काट लेते हैं। वैसे कदम साहब भी मदद करते हैं इस बीमारी के इलाज के लिए और ऑपरेशन के लिए पैसा भी देते हैं, और हमारे रोज की मजदूरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काट लेते हैं। यही प्रॉब्लम है, इन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए जो चाहे जिस तरह से चाहे उन्हें बेवकूफ बनाता है, और ये लोग इतनी आसानी से इन्हें बेवकूफ बनाते हैं कि हम उन्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। Anyway, लता के बारे में कुछ पता चला? जी सर, लता के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली है कि उसका यूटेरस निकालने के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई। और गाँव वालों का मानना है कि उस पर देवी माँ की कृपा होगी। What rubbish गायकवाड़। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उनके ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद है। कर लो, ये तुम कह रहे हो? पुलिस वाले हो ना तुम? ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास रखते हो तुम? पुढच्या वेळेला असं काय बोलत ना तो तुमको ही मिर्ची खिलाऊंगा मैं अभी। सॉरी सर। ये विश्वास अंधविश्वास सब छोड़ो। अगर लता का यूट्रस निकाला गया था और उसके बावजूद वो प्रेग्नेंट थी, इसका मतलब कुछ है जो हमसे छुपाया जा रहा है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत ही हल्का फर्क होता है, और इसी फर्क का फायदा उठाकर कई बार पैसे वाले लोग गरीबों का शोषण करते हैं। गरीबों को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि उनकी जिंदगी की सारी तकलीफें उनकी किस्मत है। ये हालात तब तक बने रहेंगे जब तक कि अज्ञान दूर नहीं होता। तब तक ये अंधश्रद्धा लोगों को डराती रहेगी, उन्हें मजबूर करती रहेगी, यहां तक कि उनकी जान भी लेती रहेगी। इनको पीछे हो जाओ। सर ये तो गड़े फोटो देखा ना सर, लता सुरवे, लेकिन इसके साथ तो इसकी बच्ची भी थी। करड़े ढूंढो जरा आसपास। सर गले पे निशान। सर गले के निशान से तो ये क्लियर है कि गला घोट के मारा गया। इसकी हालत देखकर लग रहा है कि इसका मर्डर कल ही हुआ। करने पूरा एरिया चेक किया सर, बच्चे कहीं नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मर्डर बच्चे के लिए ही हुआ, वही इसे मारकर बच्चे को ले गए। गायकवाड़ किसी को भेजकर पांडे को बुलाओ। और लता, अरे हम गरीबों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? गायकवाड़ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज। सर हर रोज सुबह 6 बजे घर काम के लिए जाती थी साहब। वापस कितने बजे आती थी? 7, सवा 7 तक। किसके पास काम करती थी? मालूम नहीं साहब। तेरी बीवी किसके यहाँ काम करती थी तेरे को मालूम नहीं? नहीं, सच में नहीं साहब। पता नहीं है, झूठ बोल रहा है हमसे। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? क्योंकि हो सकता है तूने तेरी बीवी का मर्डर किया हो। चल बोल, बच्चे कहाँ है बोल। साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मैं लता से बहुत प्यार करता था, उसको बहुत चाहता था, मैं उसको क्यों मारूंगा साहब? चल ठीक है, मान ली तेरी बात, जा। आता जाना का ठेवू बसून तुला। और सुन, शहर छोड़ के मत जाना, नहीं तो पकड़ के लाऊंगा वापस। चल निक। अगर ये सच कह रहा है तो इसकी बीवी सुबह 1 घंटा किसी के पास काम करती थी। अब कैसे पता करे कि किसके यहाँ काम करती थी? सर एक आइडिया, मैं घर फोन करके ट्राई करता हूँ, शायद आइडिया काम कर दिया। घर? हाँ सर, ट्राई करता हूँ। हेलो, अरे मैं घर जल्दी नहीं आ रहा, तुम सामान की लिस्ट क्या दे रही हो? तुम रुको 1 मिनट, कुछ पूछना था तुमसे।
अब हमारे घर में जो मेड आती है वो अपने घर काम के लिए कितना वक्त लेती है, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह? अरे सवाल का जवाब दो तुम। अरे तुम पुलिस वाले की बीवी हो तो क्या सवाल पे सवाल करोगे? हाँ हाँ तुम हाँ हाँ ठीक है। अरे यार तुम सामान के लिए बात में देना, मैं करता हूँ बात। सर घर काम के लिए तकरीबन 40 से 50 मिनट लगते हैं। लता सुबह 6 बजे जाती थी और करीब 7:15 को वापस आती थी, मतलब सवा घंटा। अगर 20 मिनट उसे आने जाने में लगते हैं, मतलब वन वे 10 मिनट लगते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी वो काम करती थी उसके घर से 10 मिनट के रेडियस में होना चाहिए। वहां गए बोल, बीवी की डांट खाकर तुमने थियरी बड़ी अच्छी बनाई। चलो आप एक काम करो, लता की फोटो लो और जिस बस्ती में वो रहती थी उसके आसपास पूछताछ करो कि वो किसके पास काम करती थी। एक और बात, डॉक्टर प्रधान से भी पूछताछ करो। अगर उसने बाकी की औरतों का यूट्रस निकाला तो फिर उसने लता का यूट्रस क्यों नहीं निकाला? जी हाँ, मैंने लता का यूट्रस नहीं निकाला था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका यूट्रस निकाला जाए। बाकी सब खुद आई थी मेरे पास यूट्रस निकलवाने। उन सबकी एनओसी मेरे रिकॉर्ड में है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। फिर आप ये ऐसे कैसे कह सकते कि मैंने उन्हें कुछ फोर्स किया है या तो कुछ इलीगल किया है? इलीगल नहीं, लेकिन आपने गलत किया है और ये आप भी जानते हैं। कदम इन औरतों को बेवकूफ बनाकर उनके यूट्रस निकलवाता था और आपको 20,000 रुपए मिलते थे पर यूट्रस। तो एक बात बताइए डॉक्टर प्रधान, जब लता की बारी आई तब आपने उसका यूट्रस क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मुझे यूट्रस नहीं निकालने के लिए 40,000 मिले थे। 20,000 कदम में दिए थे यूट्रस निकालने के लिए और नहीं निकालने के लिए 20,000 लता ने दिए थे। लता ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं सबको झूठ बोल दूं कि मैंने उसका यूट्रस निकाल दिया है। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझसे हेल्प मांगी क्योंकि वो बच्चा रखना चाहती थी। तो मैंने सबको बोल दिया कि वो एक आध रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि यूट्रस के बिना भी बच्चा हो सकता है। उसको तो मैंने मदद ही की सर। इस डॉक्टर प्रधान की दरियादिली की दो वजहें हो सकती हैं। या तो ये सचमुच लता की मदद करना चाहता था या फिर ये जो कह रहा है कि उसको कदम और लता दोनों से पैसे मिले थे। अब सवाल ये है कि लता के पास इसको देने के लिए इतने पैसे आए कहां से? एक गरीब मजदूर औरत को इतने पैसे देगा? शायद वो जिसे उसके यूट्रस की जरूरत हो। एक सेकंड, आपका मतलब है सरोगेट मदद? एग्जैक्टली। पांडु के मुताबिक लता सिर्फ 2 जगहों पर काम करती थी, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर और किसी के यहाँ घर काम करती थी। तो हो सकता है कि ये पैसे जिसने भी दिए हो वो इन्हीं 2 जगहों में से किसी एक में दिए। अब हमें पता ये करना होगा कि वो किसके यहाँ घर काम करती थी। हाँ, इसे तो पहचानते हैं हम। यहाँ पे घर काम के लिए आती थी। किसके यहाँ काम करती है? वो 703 में हुसैन साहब के यहाँ। ठीक है। जी कहिए, ये आपके यहाँ काम करती थी? हाँ, लेकिन काफी दिनों से काम पर नहीं आ रही। और अब आएगी भी नहीं। क्यों? ये मर चुकी है। मेरी बीवी का 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है। मेरा बेटा रहमान भी 5 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गया। अब इस घर में हम सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, मैं, मेरी बहू असमा और पोती नाज़नीन। तो आप तीनों के अलावा फैमिली में और कोई नहीं है? एक बेटी है बेनज़ीर, वो वापी में अपने शौहर तबरेज़ और 2 बच्चों के साथ रहती है। ठीक। मतलब हमारी सरोगसी वाली थियरी गलत निकली, क्योंकि सज्जाद हुसैन की फैमिली में किसी को सरोगसी की जरूरत है ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि फैमिली के अलावा कोई और हो जिसे सरोगेसी की जरूरत है। होने को तो बहुत लोग हो सकते हैं, पर सवाल यह है कि ये जो भी जरूरतमंद है वो लता को मिला कब और कैसे? क्योंकि अगर सुबह का 1 घंटा छोड़ो तो लता पूरा का पूरा दिन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ करती थी। हेलो, ठीक है सर, मैं अरनाला के देवी मंदिर में अभी जाना हूँ। सर लाश काफी छोटे बच्चे की है, तो पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी है। आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है और बॉडी पे से इन नजर वाली छुरी के अलावा और कुछ नहीं मिला है जिसे आइडेंटिफाई करने में मदद। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। रिकॉर्ड मेरा अंदाजा है कि ये लता की बच्ची की ही बॉडी
काम करो, पांडु को बुलाओ और उससे पहचान करवाओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर सर, पांडु ने बच्ची के हाथ पे मिली नजर वाली चूड़ी से ये कंफर्म किया है कि बच्ची उसी की है, लेकिन फिर भी रूटीन प्रोसीजर के हिसाब से बच्ची के खून को पांडु और लता के सैंपल के साथ मैच करने के लिए भेज दिया। सर, ये लता की पीएम रिपोर्ट है। गायकवाड़, जैसा कि हमें शक था लता की मौत गला दबाने की वजह से हुई और मौत 12 दिसंबर को सुबह 11 से 12 के बीच ही हुई। तो सब सवाल यह है कि लता जैसी मजदूर औरत का मर्डर कोई क्यों करना चाहेगा? हाँ बोला क्या? तो हटिए पीछे। पूरा टेरेस देखो, किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सर, कर ले, नीचे जाकर इनके घर की तलाशी लो। सर, बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर, कल रात को 9:30 बजे तक जब अस्मा और नाज़नीन शॉपिंग करके घर ऑफिस नहीं पहुंचे तो मैं लाइट्स ऑफ करके सोने चला गया। सर, इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि अगर ये लेट हो जाते हैं रात को लौटने में तो अपनी चाबी से दरवाजा खोल लेते हैं। फिर सुबह जब मैं उठा और किचन में अपनी चाय बनाने के लिए गया तो देखा रात का खाना ऐसे ही पड़ा था। मैं इनको बेडरूम में देखने गया, वहां ये दोनों थे ही नहीं। सर, पूरे घर में कहीं नहीं थे। फिर मैं छत पे आया तो दोनों को खून में लगते हुए देखा। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, मैंने इनका पूरा घर चेक किया पर मर्डर वेपन नहीं मिला। सर, ऊपर भी कुछ नहीं है। अगर इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा होता तो हमें ये पता चल पाता कि अस्मा एग्जैक्टली कितने बजे घर आई थी और उसके पीछे लेट नाइट कोई और आया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है। लता सुरवे के मर्डर के बारे में अस्मा को कुछ पता होगा और इसीलिए अस्मा का मर्डर हुआ है। और हो सकता है कि उसकी बेटी ने उसकी मां का मर्डर होते हुए देख लिया, इसलिए फिर बेटी को भी किसी ने मार दिया। एक काम करो गायकवाड़, अस्मा का बैकग्राउंड चेक करो और उसके कॉल डिटेल्स निकालो, शायद उससे कुछ क्लू नहीं है। हो सर, लेकिन सर मुझे सज्जाद की कहानी बड़ी अटपटी लगी। इन दोनों को इतनी बेरहमी से मारा गया तो उसने रात को किसी की चीख पुकार तक नहीं सुनी। बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ करो, शायद उसने कुछ देखा हो सर। साहब, हम सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक की ड्यूटी करते हैं, पर कल हमारी बेबी की तबीयत खराब हो गई थी। उसे डॉक्टर को दिखाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल गया। नाइट ड्यूटी में जो वॉचमैन होता है उसका नाम, नंबर और एड्रेस। 1 मिनट साहब, ये लीजिए सर। बात लेंगे। सज्जाद हुसैन और उसकी फैमिली, इनके बारे में कुछ बता सकते हो? अब क्या बताएं साहब, बहुत ही लिच्चर लोग हैं। और हुसैन साहब कसरत के नाम पर छत के एक हिस्से को जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। और उनकी बहू यहाँ से तो बुर्के में जाती थी साहब, पर ऐसा सुना है कि बाहर जाके छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। वो किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती है साहब, जहाँ पे मर्द और औरत सब आते हैं। पार्लर का नाम क्या है? आप बता सकते हैं हुसैन फैमिली के यहाँ कौन कौन आता जाता है? ज्यादा तो किसी को आते जाते नहीं देखा, पर हाँ रिश्तेदार ही आते जाते थे और उनकी बेटी और दामाद अक्सर आया जाया करते थे। मैडम, ये बेनजीर को आते जाते ना भी देखूं ना तो भी पता चल ही जाता है। जब वो आती है ना तो उसके घर में झगड़ा जरूर होता है और इतनी जोर जोर से चिल्लाती है ना कि पूरी बिल्डिंग में उसकी आवाज गूंजती है। कल नाइट ड्यूटी पे तुम ही थे ना? ये हुसैन के घर किसी को आते जाते हुए देखा था? नहीं साहब, बिल्डिंग में रहने वाले लोग ही अंदर बाहर हो रहे थे, बाहर का तो ऐसा कोई आया नहीं। तुम ड्यूटी पे कितने बजे पहुंचे? करीब 1:15 औरतों का घर के बाहर काम करना हमारे अच्छा नहीं समझा जाता सर। मेरे अपराध करने के बाद भी अस्मा पार्लर में काम करती थी। मेरी बहू मेरे काबू में नहीं थी, मैं आपको कैसे बताता, इसलिए छुपा है।
से झगड़े वाली बात क्यों छुपाई? साहब, जहां फैमिली है वहां झगड़े लाजमी है, इसमें बताने और छुपाने जैसी क्या बात है? लेकिन ये झगड़ा था किस बात का? कोई ऐसी बात ही नहीं है जो मैं आपको बताऊं। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर हमें बेनजीर से पूछताछ करनी होगी। अब सोच लीजिए। सर, वो अब्बू, मैंने आपको कितनी दफा समझाया कि इतने बड़े फ्लैट की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब इस फ्लैट को बेचते क्यों नहीं हो? छोटा फ्लैट खरीद लीजिए ना। क्यों बेच दे? क्यों जरूरत नहीं है? ये फ्लैट हमारा भी है। भाभी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अब्बू से बात कर रही हूँ। और तुम जैसी बेगैरत औरत से मुझे बात करने का कोई शौक नहीं है, जो घर की इज्जत सरेआम नीलाम करती हो। काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, कोई गुनाह कोई गलत काम नहीं करती। क्या पता काम के अलावा तुम क्या क्या करती हो। बस करो तुम दोनों। तुझे क्या इतनी बेसब्री है? मेरे मरने के बाद ये फ्लैट तेरे बेटे के नाम पे ही है और कोई वारिस है हमारा, तब बेच लेना। कैसे वारिस नहीं है अब्बू? ये है ना नाज़नीन, आपके बेटे की आखिरी निशानी, तो ये फ्लैट भी उसी का होगा ना। वाह भाभी वाह, अपनी रंगरलियों के साथ साथ आप कम्युनिटी के कायदे कानून भी भूल गई। आपको पता नहीं कि जायदाद लड़कों के नाम होती है, लड़कियों के नहीं। अपने पास रखो अपने कायदे कानून। मेरे होते हुए नाज़नीन से उसका हक कोई नहीं छीन सकता। बकवास बंद कर वरना। गायकवाड़, आसमा के केस में प्राइम सस्पेक्ट तो घरवाले ही हैं, लेकिन बाकी की पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं कर सकते। 5 साल पहले उसका पति मर चुका है, पार्लर में काम करती थी, हो सकता है उसका कोई अफेयर रहा। एक काम करो, जिस पार्लर में वो काम करती थी वहां पर पूछताछ करो, शायद वहां कोई क्लू मिलता है। हो सर, आसमा के अफेयर के बारे में तो मालूम है, लेकिन अपने काम में बहुत अच्छी है, बहुत हार्ड वर्क। सर, वो यहाँ काम करती है ना, उसने अपने घर पे नहीं बताया। हमें भी उस दिन पता चला जब उसके फादर इन लॉ यहाँ आए और उन्होंने तमाशा किया। बेलिहाज लड़की, खुदा का खौफ नहीं है तुझे? हाँ, जो ये नापाक हरकतें कर रही है तू, पैर मत को छू रही है, और ये छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही है तू। ले पकड़। वो अभी क्या करें, प्लीज यहाँ से जाएं। अरे आसमा, क्या हुआ? क्या चल रही है? ये चादर लपेट और अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चल। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और खुदा सिर्फ आपका नहीं, वो मेरी भी नीयत समझेगा। सर, आप शोर मत मचाइए। चलिए आप। नहीं चलेगी तू? प्लीज आप जाएं यहाँ से। अस्मा तो ठीक नहीं कर रही। चलिए, इसकी तुझे कीमत चुकाया। चलिए सर। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने उसे जॉब से नहीं निकाला? सर, मैंने उसे जॉब से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसे जॉब की बहुत जरूरत है, और जितनी उसे जॉब की जरूरत थी उतनी सैलरी को भी उसकी जरूरत है। सर, वो हमारी स्टाफ है, सारे क्लाइंट उसी को पसंद करते थे। हाँ, मैं वहां गया था और आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं खुद अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकालना चाहता था। आपने उसे धमकी भी दी थी कि उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, तो चुकाई ना उसने कीमत। ये जो कुछ भी हुआ अल्लाह की मर्जी थी साहब, उन्होंने उसके किए की सजा दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की आड़ में तुम्ही ने ये 2 मर्डर्स कर दिए? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? आप अभी जा सकते हैं। जी। और अल्लाह से दुआ कीजिए कि आसमा का कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी। गायकवाड़, ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। इसकी पूरी हिस्ट्री निकालो और प्लेन क्लोज में अपने 2 बंदे इसके घर के बाहर लगा दो। और हाँ, उस बेनजीर को बुलाओ पूछताछ के लिए। सर, छोटी बच्ची की पीएम रिपोर्ट। जैसा कि हमें शक था, मर्डर गला दबाने की वजह से ही हुआ है और 11:30 से 12:30 के बीच हुआ है। गायकवाड़, ये बच्ची पैदाइशी अंधी थी। ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक तो ये लता और पांडु की बच्ची थी ही नहीं। मतलब हमारे सरोगेट मदर वाली थियोरी सही है। यस। अब अगर लता सरोगेट मदर थी तो इसका मतलब लता को इस सरोगेसी के पैसे मिले होंगे। ये पता करो कि उसका कोई बैंक अकाउंट है क्या, और अगर था तो उसमें कब और कहां से पैसा आया। आसपास के जितने भी IVF सेंटर्स हैं वहां पर पूछताछ करो, क्योंकि अगर उसने सरोगेसी करवाई है तो वो इनमें से किसी एक सेंटर पर जरूर गई होगी। जी सर। इस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ हमें यह भी पता करना होगा कि ये लता आखिर औरत कैसी थी, और मैं जानता हूं इसकी सही जानकारी हमें कौन दे सकता है।
उसके बाद भी लगे तो और मंगाएंगे। खाओ चलो। वड़ा पाव? अंकल, पक्का मेरे को इस वड़ा पाव के बाद कुल्फी भी खिलाओगे? पक्का खिलाऊंगा, और एक नहीं, तुम जितनी कुल्फी खाना चाहो उतनी कुल्फी खिलाऊंगा। तुम्हारी आई भी तुमको कुल्फी खिलाया करती थी? हाँ, मेरी आई मुझे हर रोज पैसे देती थी कुल्फी खाने के लिए। वो कितनी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी लोग उसे तंग करते थे। कौन कौन तंग करता था? शिवांगी ताई, मैंने उस दिन देखा था, मेरी आई उसके पैर पड़ रही थी, वो आई से पैसे ले रही थी। लता पेट से थी, वो ये बच्चा रखना चाहती थी। इस बच्चे के लिए उसे पैसे मिले थे, इसलिए देवी का नाटक किया हम लोगों ने। उसे डर था कि पांडु को उसके दर्द का पता चलता तो वो बच्चे को और उसे दोनों को मार देता। अच्छा, अब बताओ और कौन कौन तंग करता था? उस दिन जब भी मेरी आई मेरी बहन को मंदिर लेके जा रही थी ना, उस दिन मेरे बाबा ने मेरी बहन का गला दबा दिया था। और मेरे बाबा मेरी आई पर इतना गुस्सा थे कि उन्होंने उन्हें कहा, इसको कचरा कुंडी में डाल के आने का। इसको अगर साथ में लेके आ गई ना, तेरे को और इसको दोनों को मार डालूंगा। उस दिन बाबा भी काम पर नहीं गए थे। उस दिन अगर तुम्हारे बाबा काम पर नहीं गए तो कहाँ गए? मालूम नहीं, पर उस दिन जब भी आई मंदिर गई थी ना, तभी बाबा भी उनके पीछे गए थे। प्रकाश से मिली इन्फॉर्मेशन ने हमारी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे दी। हमें यह पता चल गया कि पहले 4 महीने तक लता ने अपनी प्रेगनेंसी पांडु से छिपाई रखी। प्रकाश और शिवांगी से मिली इन्फॉर्मेशन के बाद हमने पांडु को कन्फ्रंट किया, और तब जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। मर जाऊंगा साहब। तो हम क्या करें? देख, अगर मिर्ची नहीं खानी है ना तो सच सच बोल, क्योंकि हम जान गए कि अभी तक तुमसे झूठ बोल रहा था। उस दिन तू काम पे नहीं गया था। जब तेरी बीवी बच्ची को लेकर मंदिर गई तो तू उसके पीछे पीछे गया था, है ना? बोल। मेरे को मालूम था साहब वो मेरी बच्ची नहीं है, इसलिए मैं लता पे बहुत बड़ा हमारा झगड़ा भी हुआ था। जब वो बच्ची को लेके मंदिर की तरफ निकली तो मैंने साइकिल से उसका पीछा किया। जैसे मैं मंदिर पहुंचा तो मैंने देखा कि मंदिर के बाहर एक काला सा बड़ा गाड़ी खड़ा है। लता बच्ची को लेके उस गाड़ी में बैठी और गाड़ी चल पड़ी साहब। तो गाड़ी विरार में एक बैंक के सामने जाके रुका। तो गाड़ी रुकी तो बच्ची को गाड़ी में ही छोड़ के लता गाड़ी से बाहर निकली और सामने वाले बैंक में घुस गई साहब। फिर मैं उसके पीछे पीछे बैंक में गया, और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि चल क्या रहा करेंगे, इतना पैसा लाएगी इधर से भी, तो बाहर कौन है वो गाड़ी वाले लोग? अरे उनको मैं बताती तेरे को सब। देख, उस बच्ची की ना तुमको जरूरत नहीं है। अरे देख, उसके बदले में कितना पैसा लाई। पैसे की वो बच्ची को भेज दिया तुमने? लता मेरे को बोली कि तू अभी घर निकल जा, मैं शाम में आती हूँ और तेरे को सब बताती हूँ, इसलिए मैं भी घर निकल गया। गाड़ी में कौन था? गाड़ी में कौन था पता नहीं साहब, मैंने देखा ही नहीं। गाड़ी का नंबर याद नहीं साहब, मैंने देखा नहीं। बोल रहा है? हाँ भाई साहब, अगर आपको चाहिए तो मैं विरार वाला बैंक आपको दिखा सकता हूँ। सर आसमा और नाज़नीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया और मौत की वजह भी हेड इंजरी है। मौत का वक्त शाम 7 और 8 के बीच का है। रिपोर्ट ये कह रही है कि जो मर्डर वेपन है उसका सरफेस बहुत छोटा नहीं था। इसका मतलब कोई स्टिक या रॉड तो नहीं हो सकता। नाज़रीन के साथ मरने से पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है? जी सर, तो समझ में ये नहीं आता कोई छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि मर्डर शाम को 7 और 8 के बीच हुआ है, और आसमा की मोबाइल लोकेशन ये बता रही है कि 7 और 8 के बीच वो अपने घर पर ही थी, जबकि सज्जाद ये कह रहा है कि वो 9:30 बजे तक घर पर आई नहीं थी। सर पांडु सच कह रहा है। लता का बैंक में अकाउंट जिसमें उस दिन 50,000 डिपॉजिट किए गए, और एक बार पहले भी कैश में 50,000 डिपॉजिट किए। सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि लता को बैंक में आसमा हुसैन ने इंट्रोड्यूस करवाया।
इसका मतलब ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं और लता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया ये पैसा उसकी सरोगेसी की फीस हो सकती है। एक काम करो, बैंक और मंदिर के आसपास जहां से हमें लता है उसकी बच्ची की डेड बॉडी मिली, वहां आसपास जितने भी कॉमन मोबाइल्स एक्टिव थे उन सबकी एक लिस्ट बनाओ और आसमा के कॉल रिकॉर्ड के साथ मैच करके देखो। हो सकता है इनमें कोई कॉमन नंबर निकले। ये हो सकता है कि आसमा उस सरोगेसी वाले कपल को जानती हो या ये भी हो सकता है कि आसमा ने ही ये डील फिक्स करवाई हो। सर आसमा के मर्डर के पीछे की वजह भी है। सर मैं सज्जाद हुसैन के घर पे बॉडी क्लेम पेपर पे साइन लेने गया था। डोरबेल बजाई और वेट कर रहा था, तभी मुझे शू रैक के पीछे एक लाइट ब्लिंक करती हुई दिखी। सर मैंने सज्जाद से साइन ले ली, उसके बाद शू रैक के पीछे देखा तो ये कवर में मोबाइल मिला। इस मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है लेकिन काफी कुछ चीजें देखिए सर। पता कीजिए ये मोबाइल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जी सर। देखो चलो। सर आप ये बेवजह मुझे परेशान करने क्यों आ जाते हैं? सर मुझे जो पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सच सच पूरा यकीन कीजिए आप। सर आगे करो। बाथरूम से मिला। आप तो कह रहे हैं कि आपने हमसे कुछ नहीं छुपाया। आपने हमको ये नहीं बताया कि आपने आपकी बहू की बाथरूम में ये स्पाई कैम लगा कर रखा है, जो स्पाई कैम आपके घर के वाईफाई से कनेक्टेड है और इस स्पाई कैम पर आप अपनी बहू के वीडियोस बना लेते हैं। आपने हमसे ये भी झूठ बोला कि मर्डर वाले दिन 9:30 बजे तक आसमा और नाज़रीन घर पर नहीं आए थे, जबकि उनका मर्डर शाम को 7 और 8 के बीच हुआ है। मर्डर से पहले नाज़रीन पर रेप किया गया है। मेरे ख्याल से इतनी वजह काफी है आपको परेशान करने के लिए। इन सारी बातों का मुझे कोई इल्म नहीं है। ये स्पाई कैम तुम्हारे घर के वाईफाई से कनेक्टेड क्यों है? वो फोन किसका है? सारी शर्म तो उसने बेच खाई थी, उसके किसी यार की हरकत होगी वो। तो आपको कुछ नहीं पता? मैंने आपको सब सच सच बता दिया। तब तो आप ये भी नहीं जानते होंगे कि आप ही के बैंक में आसमा ने लता का अकाउंट खुलवाया था। सर यकीन कीजिए मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। इसको उठाकर अंदर ले चलो और तब तक बिठा कर रखना जब तक इसको सब याद नहीं आ जाता। सर प्लीज सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर पता चल गया है मोबाइल किसके नाम पे रजिस्टर्ड। किसके? सर ये फोन मेरा नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने अपने अब्बू को मजबूर किया था वो फ्लैट बेचने के लिए और मैं आसमा से नफरत भी करती थी, मगर उसके लिए मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करूंगी सर। वापी के शॉपकीपर के रिकॉर्ड्स में ये फोन तुम्हारे नाम पर और तुम्हारे एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। यही फोन बाथरूम के स्पाई कैम से कनेक्टेड था। इसका मतलब साफ है, तुम अपनी भाभी की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि फ्लैट के ऊपर से अपना क्लेम वो छोड़ दे, वरना तुम ये वीडियोस वायरल कर दोगी। खुदा कसम सर मैं सच बोल रही हूँ, ये फोन मेरा नहीं है। तो फिर ये फोन तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड क्यों है? पता नहीं सर, मुझे लगता है कि कोई मुझे फंसाना चाहता है। मेरे डॉक्यूमेंट चोरी करके उन्होंने फोन खरीदा होगा। और आपके पास कोई सबूत है कि ये फोन मैंने खुद जाके दुकान से खरीदा है? सर जिस दिन लता और बच्ची का मर्डर हुआ था उस दिन ये 2 नंबर मर्डर स्पॉट और बैंक के बाहर एक्टिव थे। पता करो ये दोनों नंबर्स किसके हैं। यस सर। और आसमा की कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन के साथ मैच करके देखो। यस सज्जाद के टेरेस पर मिले सामान की जो लिस्ट है उसमें एक डंबल का जिक्र है। जी सर मैंने देखा भी था। हाँ लेकिन उसके घर में जो सामान मिला था उस लिस्ट में कहीं भी दूसरे डंबल का जिक्र नहीं है। एक ही डंबल था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा डंबल ही मर्डर वेपन है और फिर उसको गायब कर दिया गया। ये देखिए ये मिला है। इस डंबल को फॉरेंसिक के लिए भेज दो और उनसे जल्द फिंगरप्रिंट
सच सच बोल, क्यों मारा तूने आसमा और नाजनीन को? बोल, अब सच सच बोल, क्यों मारा तूने आसमा और नाजनीन को? वो दोनों बेनजीर की सगी भाभी और भांजी थी ना? बोल। सर मैंने आपको बताया मैं उनके घर नहीं गया था। देखिए तबरेज, अगर सिंगल पीस रहना चाहता है ना तो सच सच बोल, वरना इतना मारेंगे कि पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ये तेरी मोबाइल लोकेशन, इससे साफ पता चलता है कि उस दिन शाम 7 से 8 बजे के बीच तू सज्जाद के घर पे था और 7 से 8 बजे के बीच ही आसमा और नाजनीन का मर्डर हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, नाजनीन के कपड़ों पर जो सीमेंट मिला वो तेरे सीमेंट से मैच होता है। और जिस डंबल से तूने मर्डर किया उस डंबल पर तेरी उंगलियों के निशान भी है। और बाथरूम में स्पाई कैम भी तूने ही लगा था ना? एक 8 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर किया तूने उसका। अब अगर सच नहीं बोला ना तो तेरे मुंह में हाथ डाल के सच बाहर निकाल लूंगा मैं। बोल। सर बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था सर, पैसे की बहुत दिक्कत है सर, इसलिए मैं बिल्डिंग जी को प्रेशर कर रहा था फ्लैट बेचने के लिए। बाथरूम में स्पाई कैम भी इसलिए लगाया था ताकि आसमा को ब्लैकमेल करके उसके साथ मजे करूंगा और उसको फ्लैट में क्लेम करने से रोकूंगा, पर वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। उस दिन भी उनके घर इसीलिए गया था। नारायण, या अल्लाह, ये मुझसे क्या बुरा हो गया? मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई जो आपने एक बच्ची। ये गंदी हरकत इस वैसी दरिंदे ने की है इसने। ए बुड्ढे, अगर किसी को बोला तेरी बेटी को तलाक दे दूंगा। फिर मैंने डंबल पानी की टंकी में फेंक दिया। मुझे लगा वहां से कौन ढूंढ पाएगा। आसमा का मर्डर और नाजनीन पर रेप और मर्डर करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। इसके भी कॉल डिटेल्स चाहिए आज के आज। सच में सर लता और बच्चे के मर्डर के टाइम पे जो बैंक और क्राइम स्पॉट पे जो नंबर मिले थे उनकी डिटेल्स आ गई। और सर ये दोनों नंबर आसमा के कॉल रिकॉर्ड में भी मिले। आसमा मेरी खाला की बेटी थी। शादी से पहले आसमा हमारे साथ हमारे नवे मुंबई वाले फ्लैट में रहती थी। निखिल तो आसमा का अच्छे दोस्त थे। शादी के 5 साल बाद भी हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई, तब डॉक्टर ने हमें सरोगेट मदर के लिए सजेस्ट किया। सर मैंने सरोगेट मदर वाली बात आसमा को बताई, तभी उसने मुझे लता के बारे में बताया। 12 दिसंबर को क्या हुआ था जब लता बच्ची को लेकर तुम दोनों के पास आई थी? निखिल ने देखा कि बच्ची की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ अंधी है, डॉक्टर भी बोला कि अंधी है। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? धोखा दिया तो मैम, हमें एक हेल्दी बच्चा चाहिए था ना कि ये। देखिए बात बच्चा पैदा करने की नहीं थी, समय की। अब ये आपका बच्चा है, संभालिए इसे, रखिए इसे प्यार से। ये बच्चे मुझे नहीं चाहिए। और जब आसमा को आपसे पता चला तो उसने हमसे पूछा, लेकिन हमने उसे कुछ नहीं बताया। फरहान और निखत को लता और बच्ची के मर्डर के लिए, तबरेज को आसमा और उसकी बेटी नाज़नीन के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई और सज्जाद को जुर्म छुपाने के लिए सजा। जुर्म की दस्तक को हमेशा सुने, उसे समझने की कोशिश करें। हमारे अदालत ने सुरुचि मर्डर और रेप केस में मनप्रीत बग्गा को एक्यूज मानकर उन्हें सजा सुना दी है और इसका पूरा श्रेय सुरुचि के पेरेंट्स अपने लॉयर रमेश निकम को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस केस की फीस के नाम पर उनसे सिर्फ 1 रुपया लिया है।
आज मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम इसे स्कूल छोड़ दोगे प्लीज? ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। ओके गाइस, एक हफ्ते के बाद हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है और इस कंपटीशन का टॉपिक है नारीवाद। सो गो एंड स्टडी इट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, ऑलराइट? सी यू टुमारो। छोटी सी उम्र से ब्लैकमेलिंग शुरू। अच्छा, तो फिर आप मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे? पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मीडिया तक बात जाएंगे और स्कूल की रेपुटेशन का सवाल। लेकिन सर तुम लोग सिर्फ ट्रस्टीज को इन्फॉर्म करो सबसे पहले। ट्रस्टी डिसाइड करेंगे पुलिस का क्या करना है। ट्रस्टीज को इन्फॉर्म करो। तुम एक काम करो, उस कमरे के पीछे वाली खिड़की तक जाओ, हाँ? पता करने की कोशिश करो कि वहां हो क्या है। लेकिन सर में किसी की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। बाइक का नंबर विजिबल है, पता करो किसका नंबर रजिस्टर्ड है। तो ये हमला अब से 23 मिनट पहले हुआ है। अगर हमलावर रन कर रहा है तो 20 से 25 किलोमीटर आगे गया होगा। इस रेडियस में चारों तरफ नाकाबंदी लगवा दो। इसका चेहरा हेलमेट से कवर है। इसका हुलिया आसपास की सभी बीट चौकी, टोल नाका और पुलिस स्टेशन में भेजो। सर फर्स्ट एड बॉक्स है क्या क्लास में? अरे यार, अजीब आदमी है। पहले अपनी एसिड डाली, अभी फर्स्ट एड बॉक्स का पूछ रहा है। मेरे बैग में पेपर स्प्रे है। और उसके पास पिस्टल है। जरा वीडियो तू डाल देगा। क्या बात है, चल रही है ये? चलो अलग अलग बैठो। इधर चल, तू बैठ इधर। कोई बात नहीं होगी, सब अलग अलग बैठेंगे। मुझे मत मारो, प्रिंसिपल साहब ने भेजा है। जो तुम्हारी मांग है हम मान लेंगे। बस यही कहना आया था मैं आपसे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सर मुझे नहीं पता ये कौन हो सकता है। रमेश क्रिमिनल लॉयर था और उसके इशू तो कई लोगों के साथ थे। आपको किसी पर शक है? कोई ऐसी बात जो रमेश ने रिसेंटली आपको बताई हो? रुक जाइए, अंदर नहीं जा सकते। अदालत ने सुरुचि मर्डर और रेप केस में मनप्रीत बग्गा को एक्यूज मानकर उन्हें सजा सुना दी है। क्या कल से वही न्यूज देख रहे हो? आजकल तुम इस रिपोर्टर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। कहीं इससे प्यार तो नहीं हो क्या? कम ऑन यार, डोंट बी जेलस।
हेलो पुलिस स्टेशन। स्कूल में पुलिस आ गई? मैंने बुलाया पुलिस को। अगर आप पहले पुलिस को बुला लेते तो आज बेचारा पियून मारा नहीं जाता। आपकी वजह से पियून मारा गया। हाँ मनीष सर, उस बाइक का नंबर फेक निकला और कहीं से कोई लीड नहीं मिल रही है कि वो बाइकर कहाँ गायब हो गया। आई थिंक वो शूटर जरूर सुपारी किलर होगा। अभी अभी पियून को गोली मारी, उसकी बॉडी पीछे है सर। मनीष तुम उसके बारे में पता करो। यहाँ स्कूल में भी मामला काफी सीरियस लग रहा है। किधर? सर उधर। पीछे 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 पीछे। कौन है ये? सर ये पियून है हमारे स्कूल का। गोली कहाँ से चली? सर 3rd फ्लोर से, वहीं से किसी ने इस पे गोली चलाई। सर और भी स्टूडेंट्स हैं वहां पर। प्रिंसिपल कौन है? मैं हूं सर। हमें रूम दिखाइए क्विक, जल्दी। सर वो सामने कॉर्नर वाला रूम है सर। देखो मैं खून खराबा करने नहीं आया। तुम्हारे दोस्त ने मुझे मजबूर किया और स्कूल में भी। देखो अगर तुम पिंकी होती तो इस फोन पहनने के लिए तुम्हें किसने बोला? तुम्हें पिंकी हो ना? सर इस सब के बाद ही मैं पियून को वहां भेज दिया था, ये जानने के लिए कि वो चाहता क्या, उसकी डिमांड्स क्या है। लेकिन उसने पियून को गोली मार दी सर, सीसीटीवी को डैमेज कर दिया। लेकिन आपने पियून को उसके पास भेजा क्यों? मनाने का वेट नहीं कर सकते थे? और एक आदमी गन लेकर आपके स्कूल में घुस कैसे सकता है? ये मेटल डिटेक्टर है तुम्हारे पास, फिर भी वो आदमी गन लेके अंदर चला गया। कहीं तुम उसके साथ मिले हुए तो नहीं? अरे नहीं साहब, रोजी रोटी की कसम, हम किसी से मिले हुए नहीं है। बाकी चेक करो उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या? हर सीसीटीवी की फुटेज चेक करो, हो सकता है स्कूल में आने में किसी ने इसकी मदद की हो। तो उस रूम में जाने का कोई दूसरा रास्ता है? नहीं सर, मेन दरवाजे के अलावा वो पीछे वाली खिड़की है बस। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं पिंकी नहीं प्रिया हूँ। तो ये रिंग तुम्हें किसने दी? मेरे दादाजी ने दी है। वो आज तो रात जाना है, उन्होंने कहा मैं पहनूंगी तो मेरे साथ सब अच्छा होगा। ये नीलम पहनने से आपको बिजनेस में फायदा होगा। ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता सकते। बताओ से सर, इस विंडो के रास्ते क्लासरूम में अप्रोच तो किया जा सकता है। अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। गन है उसके हाथ में। हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले क्रिमिनल के दिमाग को समझना होगा। उसने क्लासरूम के सीसीटीवी को डैमेज कर दिया है, लेकिन हम उस विंडो के थ्रू उसे मॉनिटर कर सकते हैं। एक काम करो, टेरिस से उस विंडो पर स्काई कैम लटकाने का बंदोबस्त करो क्विक। सर, इस शूटर ने आपके स्कूल को टारगेट बनाया। आपके स्कूल से जुड़े लोगों के साथ इसकी कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता है। उसने संतोष को शूट किया। शनाया पर ऐसे और बाकी के बच्चों को बंधक बना लिया है। हो सकता है इस क्लासरूम के बच्चों के साथ उसकी कोई दुश्मनियों का इशू। आपने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? नहीं सर, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे तो बेवजह पैनिक हो जाते हैं, इसलिए हमने तो स्कूल के स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो लोग क्लासरूम से बाहर भी ना निकलें। बाकी के बच्चों को तुरंत उनके घर भिजवाइए बिना शोर शराबे के। और इस क्लास के बच्चों की डिटेल चाहिए मुझे, और जो बच्चे उसके कब्जे में हैं उनके पेरेंट्स को किसी भी बहाने यहाँ बुलाइए जल्दी। राइट सर।
रमेश निगम को शूट करने वाला बाइकर पांडव नगर सिग्नल के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। वहां से वो बसंत बागी तरफ गया था। सर, उस डायरेक्शन में फॉलो करो। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, आपसे बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। सर मुझे आपको कुछ बताना है। सर, मनप्रीत बग्गा के खिलाफ वर्डिक्ट के बाद मैं रमेश निगम से मिली थी। मनप्रीत बग्गा को सजा दिलवाने के लिए सुरुचि के पेरेंट्स सारा श्रेय अपने लॉयर रमेश निगम को दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने फीस के नाम पे उनसे सिर्फ 1 रुपया लिया था। देखिए, आप मेरी तारीफ में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन सर, आपके पहले मनप्रीत बग्गा के खिलाफ ये केस सुरेंद्र जायसवाल लड़ रहे थे, और उनके अचानक से गायब हो जाने के बाद कोई भी लॉयर ये केस लड़ना नहीं चाहता था। उसके बाद भी आपने ये केस लड़ा भी और जीता भी, तो क्या आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगा? क्योंकि मनप्रीत बग्गा जैसा क्रिमिनल अंदर होने के बाद भी आपको खतरा पहुंचा सकता था। मुझे किसी से डर नहीं लगता। सर, उस इंटरव्यू के बाद मैं उनसे पर्सनली मिली थी। मैंने उनसे कहा था कि वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग ले, लेकिन उन्होंने फिर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं ली। और सर, अब मुझे लगता है कि इसके पीछे मनप्रीत बग्गा का हाथ है। इस एंगल में तो हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और बात है तो बताइए। नहीं सर, अब तक तो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है। पीकेडी सेकेंडरी स्कूल में कुछ बच्चों को गनमैन ने होस्टेज बना लिया है। रिक्शा रोको, बाजू में नहीं उतरना। संतोष की मम्मी बोल रही हूँ। आप कौन? लेकिन आप हमें यूं अचानक से शनाया के स्कूल क्यों बुला रहे हैं? हाँ, मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आप बताइए तो क्या बात है। हाँ, ठीक है, बस मैं आती हूँ। हाँ सर, हमने उन होस्टेस बच्चों के माँ बाप को यहाँ बुलवा लिया है, लेकिन उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और जितने भी बच्चे हमारी क्लासेस में थे उन्हें भी सेफली घर भिजवा दिया। सर, ये देखिए, वो आदमी इस लड़की के पीछे पीछे गया, फिर वापस आया, वापस आकर क्लासरूम में गया, और उसके बाद क्लासरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। ये लड़की कौन है? सर, ये तो नंदिनी है। कहाँ पर है नंदी? सर, शायद हमने बाकी स्टूडेंट के साथ इसे भी घर भेज दिया है। सर, और देखिए, ये बच्चे एक आर्मी के स्कूल में आई थी। ये बच्चे कौन है? ये सब प्राइमरी स्टैंडर्ड की बच्चे, इसे भी हमने घर भेज दिया है। ये आदमी जिस तरह से इस बच्ची के साथ स्कूल में आया है, उसे यही लगता है कि ये बच्ची इस आदमी को अच्छी तरह से जानती है। संदीप, किसी को नंदिनी और इस बच्ची के घर भेजो, दोनों को यहाँ बुलाओ। ये दोनों शायद इस आदमी को अच्छी तरह से जानते हैं। सर, आपको पिंकी चाहिए ना? मैं बताता हूँ पिंकी का। एक्चुअली वो इस क्लास में है, लेकिन आपके आने के पहले ही वो बाहर निकल गई थी, है ना? हाँ सर। हाय नंदिनी। हाय। मैं तो पिंकी बोले। सर, माना कि हमने मोहित के गिरफ्त पर झूठ बोला, लेकिन पिंकी क्लास में आई नहीं सर। हाँ सर, ईशा सच बोल रही है। पिंकी किसी और क्लास में होगी, आप गलत क्लास में आ गए। जिस बच्ची के साथ यहाँ स्कूल में आया था उसका नाम कोमल है। हमारे पास कोमल के पेरेंट्स के फोटोग्राफ्स भी थे, हमने रिकॉर्ड चेक किया सर, लेकिन वो कोमल का फादर तो नहीं है। हो सकता है वो उसका कोई गार्जियन हो। सर, मैंने बच्ची और नंदिनी के घर पे अपनी एक टीम को भेजा था। बच्ची का तो पता चल गया, लेकिन नंदिनी अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो नंदिनी कहाँ गायब हो गई? पता करो उसके बारे में। सर, इसका कंप्लीट हो गया। ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ सर, टेक्नीशियन टीम कुछ काम कर रही है इस पे। लेकिन सर, इसने अभी तक बाकी और किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन ये कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इससे जल्द से जल्द बात करनी होगी।
तुम जो कोई भी हो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम सुन रहे हो ना? हम शांति से बैठकर समझौता कर सकते हैं। हम तुम्हारी सारी शर्तें सुनने के लिए तैयार हैं। प्लीज और खून मत बहाना। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कौन है तुम? मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे सिर्फ अभिमन्यु बन के बात कर रहा हूं। देखो, अगर तुम चाहते हो तो मैं निहत्था अंदर आने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे बंधक बना लो, लेकिन प्लीज इन बच्चों को छोड़ दो। अभिमन्यु साहब, मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? ये सब चाह रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? देखो, हम तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी हर मांग पूरी की जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें एसिड की जलन को कम करने की दवाई जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाएगा और दवाई भी। किसका फोन वाइब्रेट हो रहा है? किसका फोन है? मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है? नहीं, मेरे स्कूल में तो अलाउ ही नहीं है। मैंने बंद करके बैग में रखा था। ढूंढ किसका फोन है? तेरा है क्या? तेरा? हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तेरा फोन है? सर, ये प्रियंका? सर ऑडियो आ गया। सच बोल। सर वो प्रियंका मेरी दिल्ली वाली फ्रेंड है, और वो प्रियंका तो इस क्लास में क्या स्कूल में भी नहीं है। वो पिंकी नहीं है सर, वो सिर्फ प्रियंका है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। क्या है? कैसे फोटो खींचता है? नहीं सर, ये ब्लैकमेल करता तेरे को? नहीं सर, नहीं करता तो आगे चल के जरूर करेगा। ये ले चले मंदिर साहब, एक और केस हो गया ब्लैकमेल और पुलिस स्टेशन का। नहीं सर, मैंने इसकी फोटो नहीं खींची सर। इस रिया ने खुद अपने नंबर से मुझे सेंड किया था अपना फोटो। She loves me, sir. देख लो जिंदल साहब, ये उनके संस्कार। अब इनके चक्कर में हमने आपको बंदा बनाने चले थे। छोड़ दो उनको प्लीज। बच्चों को शूट मत करना। हम तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। देखो, तुम्हारी हर मांग पूरी की जाएगी। बच्चों को छोड़ दो, मानना तुम्हें, प्लीज डोंट शूट। इनको कैसे मालूम पड़ा? रुक जाइए, अंदर नहीं जा सकते आप। रुक जाइए साहब। बच्चों को अंदर हॉस्टेज बना के रखा गया है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इतनी सारी पुलिस क्यों है यहाँ? देखिए, आप जाइए यहाँ से। पहले बंद कीजिए, आप कैमरा बंद कीजिए। देखो, हमने सारे कैमरास हटा लिए हैं। अब प्लीज बताओ कि बच्चों को छोड़ने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी सारी मांग पूरी करेंगे। पहले जैसे कैमरा लटकाया था, वैसे फर्स्ट एड बॉक्स खिड़की से लटका के यहाँ पे भेजो तुरंत, वरना मर जाएगी ये बेचारी। मेरा इस्तेमाल का मेरे बैग में। सर, मैं सच बोल रही हूँ। मैं उन अंकल को नहीं जानती। वो खुद मेरे पास आए और बातें करने लगे। बेटा, हेलो बेटा, आप जानती हो क्लास में? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। अरे वाह, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड में? फिर मैंने उनको बता दिया वो क्लासरूम कहाँ है। जल्दी कर। हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम बाकी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर प्लीज समझो, शनाया को प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत है। फर्स्ट एड बॉक्स से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उसे डॉक्टर चाहिए। प्लीज उसको बाहर आने दीजिए।
मैं जानता हूं आप मुझे ट्रैप करने का प्लान बना रहे हैं। मुझे बाहर भेजने के लिए दरवाजा खोलूंगा, अब भागकर तुरंत अंदर आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, तुम्हें बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही बच्चे बाहर आ जाएंगे हम तुम्हें भी बाहर जाने देंगे। आप बेवकूफ समझते हैं क्या मुझे जिंदल साहब? हाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम हम पे भरोसा नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम एक डॉक्टर अंदर भेज देते हैं। डॉक्टर? हाँ, एक लेडी डॉक्टर। शनाया को जिस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है वो फर्स्ट एड बॉक्स से नहीं हो पाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ये देखिए, इस बाइक पे तो वही फेक नंबर प्लेट है जिस पे वो शूटर आया था। इस बाइक के चेसिस नंबर से पता करो ये किसका नंबर रजिस्टर्ड है। सर, बच्चे तो डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो, हम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। ओके सर। सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो डॉक्टर के लिए इतनी आसानी से मान कैसे गया? उसका दिमाग बहुत समझना वाकई में मुश्किल है। एक तरफ उसने संतोष को शूट कर दिया और दूसरी तरफ शनाया के लिए डॉक्टर अंदर भेजने के लिए मान गया। हो सकता है वो यहाँ संतोष को मानने आया। संतोष और बाकी बच्चों के पेरेंट्स आ गए और नंदी कहाँ? सर मैंने उस बच्ची के साथ बात की जो उस आदमी के साथ स्कूल के अंदर आई थी। उस बच्ची ने बताया कि उस आदमी के यहाँ पिंकी नाम की बेटी पढ़ती है और वो शायद उसी क्लास में पढ़ती है जहां उसने कुछ बच्चों को हॉस्टेज बना रखा है। लेकिन प्रिंसिपल का कहना है कि यहाँ कोई पिंकी नाम की बच्ची नहीं पढ़ती है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी ये यहाँ पे घुसने की चाल है? मैंने सुना था वो बाकी बच्चों से किसी पिंकी नाम की लड़की के बारे में बातें कर रहा था और किसी जिया नाम की लड़की की न्यूड फोटो के बारे में। इन बातों का कनेक्शन बाद में जोड़ेंगे, पहले इस रूम में घुसने पर फोकस करते हैं। डॉक्टर, जल्दी खोल। मैं 15 जल्दी जल्दी आओ। बंद कर, बंद कर, बंद कर। आवाज आई है। इससे साफ होता है कि वाकई में अंदर कुछ बच्चों को होस्टेज बनाकर रखा गया है, लेकिन पुलिस मीडिया को इसके बारे में कोई भी जानकारी देने से बच रही है। शायद ये वही पेरेंट्स है जिनके बच्चों को अंदर बंधक बनाकर रखा गया है। सर, ये वही ऑटो वाला है जिसके ऑटो में वो आदमी बैठा था, जिसने उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसे उस शूटर ने पहने थे, जिसने रमेश निकम को गोली मारी। क्या यही था वो? साहब, इसमें तो हेलमेट पहना है, पता कपड़े उसने ऐसे ही पहने हुए थे। वसंत नगर से मेरे ऑटो में बैठा था, थोड़ा सा आगे चला फिर अचानक से उतर गया। भैया रिक्शा रोको, बाजू में ही उतरना है। सर, हमारी एक टीम आसपास पूछताछ कर रही है और हमने ऑपोजिट साइड की नाकाबंदी को भी अपडेट कर दी है। गुड। सर, नंदनी को ले आए हैं और उन 4 बच्चों के पेरेंट्स भी आ गए हैं। देखिए, आप लोग घबराइए मत, जो भी बच्चे सही सलामत हैं हम उन्हें जरूर बचा लेंगे। सही सलामत है? इसका क्या मतलब सर? वी आर वेरी सॉरी, हमारे आने से पहले वो संतोष को मार चुका था, इसलिए शनाया के ऊपर एसिड फेंका है। तो वो किसी पिंकी को यहाँ ढूंढ रहा था। क्या आप लोग जानते हैं कि ये आदमी कौन है? नहीं सर। हो सकता है कि आप लोगों का कोई दुश्मन जिसने उस आदमी को यहाँ भेजा हो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा? सर, मैं उसे नहीं जानती। देखो नंदी, हमसे कुछ भी छुपाना मत।
जब तुम क्लासरूम से निकली वो आदमी वहीं पर था, तुम्हारे पीछे गया। फिर वापस आकर उसने बाकी के बच्चों को बंधक बना लिया। चल बेटा। सर मुझे क्या पता, मैं उस आदमी को जानती तक नहीं। हाँ, उसे वहां देखकर अजीब जरूर लगा था, लेकिन बाद में मैंने उसे इग्नोर कर दिया और फिर मैंने नोटिस किया कि वो मेरे पीछे आ रहा था। हाय नंदिनी। हाय। फिर वो अचानक से कहीं चला गया और मैंने भी उस कमरे से गोली चलने की आवाज सुनी थी। क्या रिया की न्यूड फोटोज? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? देखिए सर, वैसे ही उसकी जान खतरे में है। शायद उसकी जान खतरे में होने की वजह उन फोटो से जुड़ी हो। सर मुझे नहीं पता रिया ने कैसी फोटोज किसे भेजी, लेकिन वो है बहुत फ्लर्टी। स्कूल में मोहित उसका बॉयफ्रेंड है और सब जानते हैं कॉलेज के एक लड़के के साथ भी उसका अफेयर है। कॉलेज का लड़का कौन? श्रवण। लेकिन उसके नाम के अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। 5 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस बच्चों को रेस्क्यू कर पाएगी या नहीं, इस बात का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। तेरे जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तू मेरे जैसे आदमियों को नहीं जानती। तूने खुद अपनी न्यूड फोटोज निकाली। तब मैंने उसकी न्यूड फोटोज निकाली थी। ब्लैकमेल किया था उसको, लेकिन प्यार के लिए। और जो कर रहा हूं ना, वो इंतकाम के लिए कर रहा हूं। समझती है तू? समझती है? ओ निम्बा साहब, कहां गए? अब मांगी सुनोगे मेरी? सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि नंदिनी सच बोल रही होगी, और ये कांड बच्चों की आपसी रंजिश का लग रहा है। सर जरूर नंदिनी का इसमें कुछ लेना देना है। लेकिन क्या पिंकी का भी कुछ लेना देना है? क्योंकि वो पिंकी को ही ढूंढता हुआ है। हो सकता है सर। सर उस आदमी ने अजीब सी शर्त रखी है। वो बोल रहा है पिंकी को उसके हवाले कर दो, वो सबको छोड़ देगा। मनीष जो भी है जल्दी बोलो। सर एक अपडेट देना है। देखो रमेश के केस में जो भी है तुम हैंडल करो। यह स्कूल में मामला बहुत क्रिटिकल है। लेकिन सर मुझे स्कूल के केस के बारे में अपडेट देना है। कैसी अपडेट? सर जिस आदमी ने बच्चों को होस्टेज बना रखा है उसका नाम विनोद है। 6 साल पहले रमेश ने इस विनोद को एक केस में अंदर करवाया था और 1 महीने पहले ये विनोद रिहा हुआ है। रमेश ने विनोद को अंदर करवाया था, तो उसने यहाँ स्कूल में बच्चों को बंदूक क्यों बनाया होगा? आई थिंक सर स्कूल के केस का रमेश के मर्डर से भी कनेक्शन है। अब समझ में आया, उसने नंदिनी का नाम सुनने के बाद ही अपना इरादा बदला। हाय नंदिनी। हाय। वो पिंकी के लिए ही आया है, जिसे वो शक्ल से नहीं पहचानता, उसे सिर्फ नाम से जानता है। लेकिन सर अब हम करें क्या? सबकी जान बख्शने के लिए वो कह रहा है उसे पिंकी चाहिए, लेकिन अब पिंकी को कहां से लाए हम? अगर हमने जबरदस्ती क्लासरूम में घुसने की कोशिश की तो वो बाकी के बच्चों को छोड़ेगा नहीं। बच्चों को सेफ बाहर निकालने के लिए हमें कोई ना कोई तरकीब तो सोचनी होगी। देखो हमने पता लगा लिया है कि स्कूल में पिंकी कौन है, लेकिन तुम हमें यह बताओ कि तुम पिंकी से चाहते क्या हो? वही जो आप इन सब स्टूडेंट्स को बचा के पाना चाहते हैं। अगर पिंकी नहीं मिली ना तो मैं सबको जान से मार दूंगा। और आपने कहा तो मेरी हर बात पूरी होगी। लेकिन हम पिंकी की जान भी खतरे में नहीं डाल सकते। जान से नहीं मारूंगा उसे, लेकिन अगर पिंकी नहीं मिली ना तो इन सबको जान से मार दूंगा मैं। ओके 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 प्लीज प्लीज डोंट शूट। ठीक है, देखो हम पिंकी को तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन उससे पहले बाकी के बच्चों को छोड़ दो, बाहर आने दो उनको। नहीं जिंदा चाह, मुझे पहले पिंकी चाहिए। पर तुम अच्छा ठीक है, मुझे पहले पिंकी को देखना है। अब एक काम कीजिए, इस मोहित के नंबर पर वीडियो कॉल कीजिए, हम फिर बात करते हैं। काजल। यस सर। अगर तुम्हें अंदर जाना पड़े डरोगे तो नहीं? नहीं सर, आई एम रेडी। गुड।
ओके सर। काजल तुम्हें पता है ना क्या? यस सर। डरी हुई है पिंकी। देखो, अगर तुम पिंकी और बाकी के बच्चों को सही सलामत बाहर आने दोगे तो हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, तुम्हें जाने दो। बेवकूफ बच्चा बना ले तो जिंदल साहब। मतलब कि मुझे पिंकी चाहिए, लेकिन जिंदा नहीं। आप इसी वीडियो कॉल में पिंकी को गोली मार दो, वरना मैं यही सबको गोली मार दूंगा। या दस्ता गिनूंगा, नहीं वक्त है आपके पास। एक गिनती गिनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तूने अब एक भी बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो गोली हम भी चलाएंगे। किस पर? वो देख ले। आई थिंक सर स्कूल के केस का रमेश के मर्डर से भी कनेक्शन है। जिस आदमी ने रमेश पे गोली चलाई थी वो आदमी संगम विहार नाकाबंदी से एक ऑटो पकड़ के भाग गया था। आगे चलकर उसने दूसरा ऑटो पकड़ा था। उस दूसरे ऑटो को हमने ट्रेस कर लिया। सब सजा तो हमें बहुत बाद में हुई, लेकिन उसके केस करने के बाद से हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए। कोर्ट के चक्कर काटते काटते सब कुछ तबाह हो गया सर। हमारी दुकान तक बंद हो गई। कोई भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था। जो हमने बनाया था सब उजड़ गया। वकील की फीस भरने के चक्कर में हमें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। फिर भी खुद को सजा से नहीं बचा पाए। हाँ सर, नहीं बचा पाए। जब 4 साल पहले मैं जेल से रिहा हुआ तब से सड़कों पर धक्के खा रहा हूँ। कोई अपने यहाँ नौकरी देने तक के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 1 महीने पहले जब विनोद भैया जेल से आए तो वो ठान चुके थे कि जिन्होंने हमें तबाह किया है हम उनको खत्म कर देंगे। रमेश को मारेंगे हम प्रकाश, लेकिन रिद्धि को नहीं। प्रकाश अब शादी नहीं होगी, बर्बादी होगी। जिसमें उसकी जान बसती है ना, उससे उसे छीन लूंगा मैं। पिंकी को मारूंगा मैं और तुम रमेश को मारूंगा। सर रिद्धि 7 साल पहले लखनऊ में रहती थी, फिर वो कानपुर आई और यहीं रहने लगी। भैया ने रिद्धि के सोशल मीडिया अकाउंट से सारी जानकारी ले ली थी कि पिंकी उस स्कूल में पढ़ती है और किस क्लास में पढ़ती है। हालांकि भैया 7 साल पहले उससे मिले थे, लेकिन फिर भी विनोद भैया ठान चुके थे कि वो पिंकी को खत्म कर देंगे और प्लान के मुताबिक मैंने रमेश को खत्म कर दिया। तेरे भाई प्रकाश को हमने अरेस्ट कर लिया है। तब से मैं आ रहा हूं। अब तू खुद डिसाइड कर, तुझे खून खराबा चाहिए या नहीं, गोली में चलाइएगा। मैं सबको छोड़ दूंगा। मेरे भाई को छोड़ दीजिए आप। पहले तुम बच्चों को छोड़, पहले मेरे भाई को छोड़ दो। और देख, हमारी दरियादरी पे भरोसा रख, हम तुझे जाने देंगे। पीछे देखो, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। विशा को छोड़ दो, तुम्हें यहां से जाने से कोई भी नहीं रोकेगा। तो फिर तुम सबके हाथ में गन क्यों है? हटो जाओ। सब लोग गन नीचे रख दो, गन नीचे रख दो। इजी, तुम जाओ। चलो पीछे, पीछे चलो, सब पीछे चलो। हाँ सर, मेरी बेटी का निकनेम पिंकी है। और 7 साल पहले
आपने इस विनोद पर केस किया था हाँ सर। और ये केस लॉयर रमेश निकम ने लड़ा था, राइट? हाँ सर, विनोद मेरा क्लाइंट था। ये नीलम पहनने से तुम्हें बिजनेस में फायदा होगा। मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के टिप्स दिया करती थी। वो अक्सर मुझसे यही कहकर मिलने आता था कि मेरे एस्ट्रोलॉजी के टिप्स से उसे फायदा हो रहा है। तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारे लिए। यदि तुम्हारा प्रेडिक्शन एकदम ठीक निकला है, मुझे बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ है। विनोद, मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और मैंने सोचा कि तुम जैसा सोचो वैसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता रिद्धि? मेरी मैरिज लाइफ के बारे में तो अच्छा प्रेडिक्शन किया तुमने। तुम्हारी मैरिज लाइफ तो खत्म हो चुकी है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ के जा चुका है, तो उससे शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? देखो विनोद, मेरी बेटी पिंकी ही मेरा सब कुछ है। पहले उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और जब मैंने मना किया तो उसने धोखे से मेरे बाथरूम में कैमरा लगाकर मेरी वीडियो बनाई और फिर उस वीडियो को दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता था। रिद्धि, मैं तुम्हें मजबूर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो प्लीज। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। सर सिर्फ विनोद ही नहीं, उसका भाई प्रकाश, वो भी मुझे विनोद से शादी करने के लिए धमकियां देता था। देखो भाभी जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए आपकी इज्जत को मार्केट में नहीं उछाल रहे हैं। विनोद भैया से शादी कर लो, नहीं तो। सर विनोद ने तो वो वीडियो इंटरनेट पे अपलोड भी कर दी थी। तब मैंने इस मामले में रमेश निकम जो कि एडवोकेट थे उनकी हेल्प ली। रमेश निकम ने ही इन दोनों के खिलाफ केस बनाया था। सर रमेश की वजह से ही प्रकाश को 3 साल और विनोद को 7 साल की सजा हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों भाई बाहर आने के बाद इस तरीके से मुझसे बदला लेंगे। और अब मेरी बेटी। सर आपने इसको पिंकी बना के मुझे बेवकूफ तो बना लिया और मुझे पकड़ भी लिया। अब तो बता दो कि असली पिंकी कौन है। पिंकी की छोड़, पहले अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा। और वैसे भी पिंकी के दर्शन तुझे अब कभी नहीं होने वाले। पिंकी, तू ठीक है ना? मुझे तो लगा कि वो मुझे पहले से ही जानता है कि मैं ही पिंकी हूँ, लेकिन वो मुझे फेस से नहीं पहचानता था, वरना वो मुझ पर भी ऐसे अटैक कर देता। और नहीं बच्चा, डर मत, अब सब ठीक हो जाएगा ना। कहते हैं टू रॉन्ग्स डोंट मेक ए राइट। गलत के साथ गलत करना, गलती पे गलती करना कभी सही नहीं हो सकता। प्रकाश और विनोद इसका जीता जागता उदाहरण थे। उन्होंने जब पहला गुनाह किया था तभी उनके सुधरने की गुंजाइश खत्म हो गई थी। उन्होंने इतनी लंबी प्लानिंग के बाद एक ही दिन में 2 अलग-अलग जगह पर 2 हत्याएं की, लेकिन इन हत्याओं के महज 7 घंटे के अंदर ही दोनों हमारी हिरासत में थे। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस आज भी है और हमेशा रहेगा कि उन 7 घंटों की जिंदगी और मौत की जद्दोजहद में हमारी एक होनहार महिला कांस्टेबल शहीद हो गई। अगर स्कूल अथॉरिटीज बच्चों की सुरक्षा को लेकर सजग होती तो विनोद उसमें कभी सेंध नहीं लगा पाता। ये चूक इस केस में पहली दस्तक थी और दूसरी दस्तक नंदिनी ने सुनी थी जब क्लासरूम से निकलते वक्त उसने विनोद को देखा था। उसे अजीब भी लगा था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद स्कूल के प्रिंसिपल शमशेर सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे स्कूल के प्यून नरेंद्र को विनोद का शिकार बना दिया। इस वारदात से पहले, वारदात के दौरान हर पड़ाव पर दस्तक मिल रही थी। अगर इन दस्तक की परवाह की जाती तो अंजाम इतना दिल दहलाने वाला नहीं होता। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।